दोस्तों, माजिद मकसूद है यार। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत पे। हमारे मुल्क की सियासत बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और बड़ी अनप्रडिक्टेबल भी है। लोग बड़े वो उकताए हुए हैं कि इस मुल्क में जो काम हो रहा है, जो सियासत हो रही है, उससे बड़े तंग भी आ चुके हैं। लेकिन हम जितना चेंज करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, उतनी सेम ही रहती है। किसी ने कहा ना कि जितनी पॉलिटिक्स इस मुल्क में चेंज की बात करती है, उतनी वो सेम ही रहती है। तो हमारी सियासत उसी डगर पे चल रही है। मेरे साथ आज मेरे दोस्त आफ्ताब अहमद गोरैया मेरे साथ मौजूद है। उससे हम बात करेंगे। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। मैं आफ्ताब साहब आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये मुल्क में एक ऐसा जो सियासी कन्फ्लिक्ट है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी नई नई हुकूमत आई है, लेकिन उसके इतने बड़े चैलेंजेस, ये केपी के सामने खड़ा हो गया है। कश्मीर को आपने देखा, अभी गिलगित में भी एक जो है एजिटेशन शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है। कैसे देखते हैं सर? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ा सा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक जो है अनसर्टेनिटी और एक ये जो एग्रेसिव सी सिचुएशन है वो नज़र आ रही है। और उसको कश्मीर में जिस तरह इसको हैंडल किया गया, वो उससे अब दूसरी जगहों पे भी लोग ना वो उसको एक मिसाल बना के तो समझेंगे कि शायद जैसे कश्मीर में हुआ है तो इस तरह हम भी करके तो हम अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। तो इसमें कश्मीर का जो इशू है उसी से शुरू करें तो उसको गवर्नमेंट्स ने, कश्मीर की गवर्नमेंट भी और फिर फेडरल की गवर्नमेंट भी, ये उनकी जो एजिटेशन या तहरीक जो थी ये तो मेरे ख्याल बड़ी देर से पुरानी चल रही थी। तो इसको बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिया, इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया इसको इन्होंने के बाद में फिर उसका ये नतीजा निकला। क्योंकि कोई अगर इशू है तो उसको आप कारपेट के नीचे छुपा के अगर आप समझें कि ये मसला हल हो जाएगा तो वो होता नहीं है। और कंसीडरिंग के कश्मीर जो है वो एक ऐसी जगह है कि जो आज़ाद रियासत है, वो पेपर्स में तो सारा कुछ, तो उस जगह के ऊपर इस तरह का जो एपिसोड हो जाना वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब आपने उनके सारे मुतालबात जो हैं वो बाद में आके तस्लीम कर लिए ना, तो अगर इससे पहले कर लिए जाते, निगोशिएट कर लिया जाता, उनको कुछ ले दे के या कुछ जो भी कुछ वो कुछ उनकी मान लेते, कुछ अपनी मनवा लेते, तो शायद ये मामला ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाता। लेकिन इस मामले को इतना ड्रैग कर दिया, फिर उसको सारा ये कुछ करके तो फिर ये आपने किया तो उसका ना बड़ा गलत इम्पैक्ट गया बाकी जो एरियाज हैं जिस जगह पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे आप बता रहे हैं केपी के या जीबी में। तो वो भी लोग समझ रहे हैं कि शायद इस तरह हम करेंगे। अब पंजाब में भी लोग बातें करना शुरू हो गए हैं कि अच्छा जी, अगर ऐसे करके तो 3 रुपए यूनिट कश्मीर वालों को मिल सकता है तो हम 60 रुपए यूनिट क्यों दे रहे हैं, हम भी फिर एजुटेशन वाली पॉलिसी अपना लें। सिंध वाले कहते हैं अच्छा भाई गैस तो हम देते हैं तो फिर हमारे घरों में गैस क्यों नहीं आती। तो ये सारी चीजें इनको ना बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल करने की जरूरत थी, जो नहीं की गई और नालायकी दिखाई गई, जिसकी वजह से ये सारा जो था ना ये इस हद तक जो है ना मामला पहुंचे। तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं सेट हुई कश्मीर में। अच्छा, ये तो आपकी बात ठीक है। एक तो इसको मिसहैंडल किया गया, लेकिन हम देखते हैं कि एक दफा अखबार में खबर आई कि सारे जो उनके मुतालबात हैं वो मान लिए गए, लेकिन सडन फिर पता चला कि वहां पे फायरिंग हो गई। कुछ लोग मर गए या एक आध बंदा मर भी गया, कुछ जख्मी भी हुए। फिर ये भी हुआ कि वहाँ के एक बड़े शायर हैं जो फरहाद साहब, वो भी मिसिंग हो गए। तो जब आपने सारे मुतालबात स्टेट ने मांग लिए हैं, तो फिर ये सारा ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? क्या वजीर आजम क्या उसकी जो रिट है वो कायम नहीं कर पा रहे? क्या वजीर आजम के अलावा भी कुछ लोग यहाँ पे खेल रहे हैं? देखें, बात यह है, मैंने भी उसको देखा कि वो उन्होंने बताया कि जी हमने मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो तहरीक के लोग थे उन्होंने उसको नहीं माना। और उसके बावजूद उन्होंने जो उनका मार्च था उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा मुजफ्फराबाद की तरफ। अब बात यह है कि अगर आपके मुतालबा सारे तस्लीम किए जा चुके हैं और एक दिन के बाद आपने तहरीक खत्म भी कर दी, तो फिर ये तहरीक के जो कायदीन से थे उनसे ये पूछे जाने की जरूरत है कि फिर आपने अवाम की जानों को खतरे में क्यों डाला। क्यों फिर वो इस नहज पे आप मामलात को लेके गए कि 3 4 जानें जाया हो गई।
अब आप देखें, आप रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, आप उनके ऊपर चढ़ चढ़ दौड़ेंगे, वो आपके मुतालबा तस्लीम भी कर चुके हैं, इसके बावजूद आप सिट इन की कोशिश करेंगे, दारुल हुकूमत की तरफ चढ़ाई करेंगे, तो फिर खतरा तो होता है ना कि इस तरह की चीज हो जाए, और वो हो गई। अब ये ढूंढते रहे इस चीज को कि जी फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया, क्यों ये फायरिंग का ऑर्डर हुआ, किसने दिया, कैसे दिया। मान लें सारी बात के जी, चले जी रेंजर्स की गलती थी, हुकूमत की गलती थी, लेकिन बात यह कि जिन लोगों की जानें चली गई, क्या वो वापस आ सकती हैं? जिन लोगों के बच्चे चले गए, उनका तो नुकसान हो गया, उनको क्या लगे इस बात से? अब ये जो तहरीक कायदीन थे, जिन्होंने एक दिन पहले जब मुतालबा तस्लीम हो गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे। चले, आपने नोटिफिकेशन तो देख लिया, लेकिन लोगों के बच्चों की जाने तो गई ना। आज कोई किसी को उन बच्चों के नाम भी नहीं याद, उनके तो बच्चे चले गए। अब ये आपकी एक दिन के बाद भी तो आपने एजिटेशन, तो एक दिन पहले जब नोटिफिकेशन हो गया था, तो आप अपना मार्च रोक देते ना, मुजफ्फराबाद की तरफ चढ़ाई करते। अब रियासत की रेट को आप चैलेंज करें, तो फिर रियासत जो है उसने तो फिर एक्शन तो कोई लेना होता है, और एक्शन गलत हुआ, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप रियासत को चैलेंज करेंगे तो फिर इस तरह की कैजुअलिटीज के होने के चांसेस तो फिर होते हैं ना, और फिर वो हुए। अच्छा, ये आप बयान और फरमा रहे इसमें हैं। एक और चीज भी है, अब देखिए, ये इस चीज को भी ये जाहिर करता है कि इन लोगों का जो तहरीक का एजेंडा था ना, वो शायद इस हद तक वो आटे और बिजली की कीमतों तक भी नहीं था। उन्होंने उनके जलसों में जो नारे लगे, जी जो जी। उन्होंने आजादी के नारे लगाए, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे उतारे, तो ये जाहिर करता है कि ये कोई बड़ा वास्ट एजेंडा था। ये सिर्फ इस हद तक नहीं था कि आटे और बिजली की कीमतें कम है, ये कोई वास्ट एजेंडा था जिसके लिए उन्होंने मार्च भी जारी रखा, और उनको जो लाशें चाहिए थी वो उन्होंने हासिल की। अच्छा, तो मुझे आफ्ताब साहब ये भी बताइए थोड़ा सा उसका पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को भी कैसे देखते हैं, क्योंकि वहां पे एक जो एक पेट्रियाट टाइप की एक उसको फ्रैक्शन किया गया, उसमें पीटीआई की पार्टी में वहां से कोई ब्लॉक बनाया गया, फिर उसको हुकूमत दी गई। इसकी क्या जरूरत थी? अगर वहां पे अगर पीटीआई के कोई बंदा था, उसकी हुकूमत थी, तो उसको चलने देते? क्या आप नहीं समझती कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई उससे भी ये कश्मीर का जो वाकया था वो बड़ा और ज्यादा स्केलेट हुआ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसका कोई ताल्लुक है उसके साथ, या शायद हो भी, शायद ये जो इतना वो हुआ है उसमें शायद इनके कुछ लोग मुलव्वस भी हों। लेकिन बात यह है कि या तो अगर वो उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तो गवर्नमेंट वजीर आजम पीपल्स पार्टी का या नून लीग का आ गया, तो फिर तो मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन बात यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना उधर, और उसमें से वजीर आजम तो फिर उन्हीं का ही है ना। ठीक है, उसमें शेयर है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, लेकिन वजीर आजम तो पीटीआई के ही उसमें है। और ये कोई वो ऐसी चीज नहीं थी कि जो पहले कभी नहीं हुई। ये तो बड़ी आम सी चीज है पाकिस्तान में, और खास तौर पे कश्मीर में। अगर आप माजी में देखें तो ऐसे भी रहा कि एक एक असेंबली में चार चार वजीर आजम भी उधर से आते रहे, जी जी। 6 6 महीने के लिए, एक एक साल के लिए, एक ही पार्टी के लोग जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तो वजीर आजम बनते रहे। तो ये कोई कश्मीर में ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो बहुत नई चीज थी और पहली दफा हुई। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, या शायद नून लीग की गवर्नमेंट थी या किसकी, तो मेरा 4 वजीर आजम बने थे एक असेंबली के। जब ये राजा फरूक हैदर भी वजीर आजम बने, और भी 2 3 लोग वजीर आजम बने, 6 6 महीने के बाद वो हुकूमतें बदल रही थी और उसी पार्टी के लोग। इसी तरह ये पीटीआई का है, वजीर आजम तो आज भी पीटीआई का ही है ना उधर, जी देखा जी। जाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। हाँ जी जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक प्रेसिडेंट बन गया है वहां भी, अभी नॉर्मल सी है, सच नहीं हुई जैसे आपने कहा। नारे भी वहाँ खतरनाक लग रहे हैं दो के, वो इंडिया के लिए भी नारे लगा रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जाना जी पसंद करते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ जी। नहीं। लेकिन अब इसके लिए इसका इसका जो इम्पेक्ट आ रहा है, वो जैसे आपने बजा फरमाया कि ये केपी में और जीबी में स्पेशली हम देख रहे हैं बहुत विजिबल है। और गंडापुर साहब ने तो कहा कि हमने ई कश्मीर को आजाद कराया, अब अगर हम खड़े हो गए तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? ये भी एक बहुत सीरियस थ्रेट नजर नहीं आ रही है? आप समझते हैं कि इसको भी हुकूमत कुचल देगी?
मैं आपको बताता हूँ इस पे। ये गंडापुर की जो बातें हैं ना, वो तो हर रोज एक नई धमकी लगाते हैं, और इस तरह की धमकी लगाते हैं कि जो बड़ी अजीब सी वियर्ड सी होती है। आप देखें, अब ठीक है, उधर थोड़ा सा वो गंडापुर है, वो इस चीज को यूज करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कश्मीर में और केपीके में बहुत फर्क है। कश्मीर एक ना, आप कह लें कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उस वो कंट्रोवर्शियल भी है समहाउ, वो पाकिस्तान का एज सच उस तरह हिस्सा भी नहीं है। अब आप केपीके की सिचुएशन को, केपीके को आप कश्मीर के साथ कंपेयर करके उस तरह का एक्शन अगर इधर शुरू करेंगे, तो इधर शायद गवर्नमेंट जो है वो, या स्टेट जो है वो इतना अलाउ ना करे जितना उन्होंने कश्मीर में अलाउ कर दिया था इनको। कश्मीर में उन्होंने काफी इनको जो है ना वो लूज हैंडल किया, जिसकी वजह से बात इधर तक पहुंच गई। तो मेरा नहीं ख्याल केपीके में अगर ये गंडापुर इस तरह की कोशिश करेंगे तो फिर वो उसको इसी तरह लूज हैंड्स के साथ हैंडल करेंगे। मेरा ख्याल इधर इनको बड़े मुनासिब तरीके से हैंडल कर लिया जाएगा। अच्छा, एक कंस्पायरेसी थ्योरी ये भी आफ्ताब भाई चल रही है कि सुना है कि ये भी किसी का बंदा है, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं गंडापुर को। अदरवाइज ये नहीं होता तो वो झगड़ा साहब कहते हैं कि मैं फिर जीत जाता, मैं जीता नहीं, मुझे मैं हारा गया। और मुझे कहते हैं कि आपकी पॉलिसी बड़ी एग्रेसिव है, मुझसे ज्यादा तो एग्रेसिव पॉलिसी गंडापुर की है, वो तो जीत गए। तो ये क्या चल रहा है, ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके बारे तो चेयरमैन बिलावल ने भी अपनी तकरीर में कहा ना पार्लियामेंट में, कि ये भड़कें तो बड़ी लगाता, लेकिन हमें पता है ये कैसे वजीर आला बना है। तो अभी तक इनकी जो जितनी भी बातें हैं वो सारी भड़के ही हैं, क्योंकि इनको एक, शायद हम पिछले प्रोग्राम में या उससे पिछले प्रोग्राम में भी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि इनको, गंडापुर को इनकी अपनी पार्टी में भी शक की नजर से देखा जाता है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए ये और ज्यादा बढ़ चढ़ के भड़के लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि इन भड़कों के ऊपर जब अमल करने का वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा कि ये कितने सिंसियर हैं अपनी बातों में। ये बात तो ठीक अभी है। तो भड़के ही है ना। अभी तो बढ़ गई है। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो जजेस की कंट्रोवर्सी है, पहले तो 6 जजेस ने लेटर लिख दिया, और उसके बाद उस पे भी ए सच उनकी सेटिस्फिकेशन नहीं हुई, तो फिर बाबर सत्तार ने एक और खत लिख दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि भाई मुझसे ये कहा गया है कि आप विथड्रॉ करें अपने जो आपका लेटर है या आपका जो मुद्दा है। तो अब तो बहुत सारे लोग जो पता नहीं कैसे कहाँ एमपी एमएनए बन गए हैं, जैसे आपके मुस्तफा कमाल साहब है, वो उसके तो 4-5 हजार वोट भी नहीं थी, वो भी एमएनए हो गया, 17 सीटें मिल गई। सबको पता है उनको कैसे सीटें मिली है, उनको खुद को यकीन नहीं था तो कैसे। तो इस तरह के लोग जो बड़े कंट्रोवर्शियल लोग हैं, जिनको पता है कि कौन लेकर आया है, आसमान से उतरे हुए हैं, पैराशूट से उतरे हुए हैं, ये लोग बड़े पेट्रियटिक बन के मतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, इस कन्फ्लिक्ट को? ठीक है, बात यह है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफा कमाल ने की, और भी कुछ लोगों ने की। तो बात यह है कि सबको पता है ये कहाँ से आए हैं और किन के लोग हैं। अब यह है कि अब जिनके ये लोग हैं उन्होंने खुद से तो जवाब नहीं देना। हम्म। उन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ तो जवाब दिया, लेकिन बाकी फिर ये उनके लोग हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं समझता हूँ कि जो पॉइंट्स उन्होंने उसमें रेज किए उनके जवाब तो दिए जाने चाहिए। उन्होंने जो जुडिशरी के ऊपर बात की, अब उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ के पीटीआई के लोग बातें कर चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन तौहीन अदालत के नोटिस इनको इशू हुए, और वो फैसल वावडा का तो है, वो कहते हैं मैं अपनी बात पे कायम हूं। तो अब ये तो जब वो अदालत में आएंगे जवाब देंगे, तो फिर उनके जो क्वेश्चन जो वो रेज कर रहे हैं, अगर तो वो अदालत में भी आके रेज करते हैं तो वो फिर उसका जवाब तो फिर देना पड़ेगा ना। अब वो तो कहता है कि अब एक सुप्रीम कोर्ट का जज अदालत में बैठ के कहता है कि अटॉर्नी जनरल को आपकी प्रॉक्सी ने ये बात की। वो कहता है मैं उससे पूछूंगा कि आप इसको इस इल्जाम को साबित तो करो कि मैं किसी की प्रॉक्सी हूं। कैसे साबित करेंगे? और इन्होंने भी जो किया, वो इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए नहीं करने चाहिए थे। लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ भी तो आप देखें ना, जो पीटीआई के रऊफ हसन है, जो उनके तर्जुमान, वो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तो नोटिस नहीं जारी किया, उनको भी नोटिस जारी करें। लेकिन फिर इस यहाँ पे तो ये मुझे सबको एक बुलाए। क्वेश्चन
इक्वेशन आफ्ताब साहब समझ नहीं आ रही। अगर या तो उनके, अगर वो अगेंस्ट है, ये खुद भी रऊफ साहब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो इनको फेवर क्यों मिल रही है? इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? इसका मतलब है कि पीटीआई के साथ तो नहीं हुए ना फिर, क्योंकि ये तो उनको गालियां दे रहे हैं। तो ये नहीं, इक्वेशन। बात यह है कि एक रिफ्ट तो है। जुडिशरी में भी आपको दो तरह के जजेस तो नजर आते हैं। बात करेंगे तो वो शायद ये मुनासिब बात नहीं होगी, लेकिन ये तो बहुत विजिबल है कि एक बड़ी विजिबल सपोर्ट इमरान खान के लिए, उसकी पार्टी के लिए जुडिशरी में मौजूद है। और वो जजेस सबको पता है, और दूसरी तरफ जो जज है उनकी उनका भी हमको पता है कि वो न्यूट्रल हैं या जैसे भी हैं। लेकिन जो पीटीआई के, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख लें, तो 6-7 जजेस जो हैं वो तो खुलम खुला पीटीआई के साथ है ना। अब वो उनको हर तरह का रिलीफ भी दे, लेटर भी लिख रहे हैं। ठीक है, लेटर भी लिखा, लेकिन क्या किसी ने उनको बुला के पूछा कि आपके आगे जितने केसेस लगे इमरान खान के या पीटीआई के, सब में तो आपने रिलीफ दिया हुआ उनको, हर केस में आपने जमानत दी हुई है आपको, और ऐसे ऐसे केसेस में जमानत दी हुई है जिनका अभी फ्यूचर में आना उनका है, उस केस में भी ना इनको गिरफ्तार करें। तो ये जजेस जो हैं ये अब बात ये है कि हम फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल जैसे लोगों को तो कंडेम करते हैं, लेकिन बात ये है कि जुडिशरी को अपनी इज्जत तो खुद करवानी है ना, और उनको ये अपनी इज्जत अपने फैसलों से करवानी है। अब ये देखें कि अभी तो इमरान खान जेल में है ना, आपको याद होगा कि सुबह 9 बजे इमरान खान को बुलाते थे जज, और जज साहब बुला के तो बैठे इंतजार कर रहे हैं रात को 9 बजे तक। जी इमरान खान साहब आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो रात को 10 बजे पहुंचते थे, जज साहब बैठे होते थे। तो अब ऐसी जुडिशरी को फिर वो ऐसे लोग बातें तो करेंगे ना फिर। ऐसा, अब देखें वो जेल में है, और जिस तरह की फैसिलिटीज इमरान खान को जेल में दी हुई हैं, क्या पहले कभी किसी को दी हैं? कि 7 कमरों को जोड़ के उनके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, उनको मुर्गे मुसल्लम और देसी बकरे, देसी मुर्गे, देसी घी में जिम लगा के उनको दिया हुआ है। जितनी मुलाकातें वो करते हैं, क्या किसी और कैदी को भी ये फैसिलिटी रही है पहले? अच्छा, तो ये ये तो इसका बड़ी ऑब्वियस सी चीजें है ना। आप क्या समझते हैं कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का कुछ है, या एस्टेब्लिशमेंट को नहीं नहीं, भी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, ये तो जजों के फैसले हैं ना। वो तो जजों ने ये फैसिलिटीज दिलवाई हुई हैं। अब आप ऐसी ऐसी चीजें करेंगे तो लोग सवाल तो उठाएंगे। अच्छा, ये इसका मतलब है कि ये जो जितने भी फैसिलिटीज इसको मिली हुई है, ये जजेस के फैसले हैं इसको फैसिलिटेट जी करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये जजों ने दिलवाई हुई हैं, ये जजों ने दिलवाई हुई हैं। वरना तो अडयाला जेल पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है ना। तो हम्म। पंजाब गवर्नमेंट क्यों देगी उनको ये इतनी फैसिलिटीज? ये तो जजों ने दी हुई है। अच्छा क्या सर, पहले भी कभी किसी को उन्होंने बुला के पूछा कि भाई इनको एक कमरा छोटा है, इनको 7 कमरे जोड़ के दो? इनको जिम, कितने लोगों को इससे पहले जिम लगा के दिया उन्होंने जेल हाँ, में? ये स्पेशल खाने भी नहीं मिले, लोग तो बड़े। आप अगर जरदारी कितने साहब। लोग हैं जो एक साल से भी कम अरसे में 40 लाख का खाना खा गया हो एक बंदा? हाँ बिल्कुल। नहीं, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है, उसके साथ बड़ी एक स्पेशल ट्रीटमेंट उसको मिल रही है। अच्छा, अब हाँ। आखिर में सर मुझे ये बता दें कि इसके लिए कुछ कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट इसकी कुछ सेटलमेंट होनी चाहिए, और सोच रहे हैं कि जलदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब को जो है वो जो है वो रिक्वेस्ट जाएगी वजीर आजम की, वो जाके इसका कोई सॉर्ट आउट करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये कोर्ट के बाहर इसका फैसला होना चाहिए, या इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं को इस प्रॉब्लम को नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये मैंने भी एक दो जगह ये खबर पढ़ी कि वजीर आजम और सदर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज होने जा रही है। क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इसमें बड़ा क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 दफा आ चुका है, DGISPR का आ चुका है, कि जो 9 मई के जो हैं, और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो बड़ा क्लियर कहा कि जो इसके 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो अब अगर एक एस्टेब्लिशमेंट की ये सोच है, तो कैसे वजीर आजम और सदर इनको रेस्क्यू कर सकते हैं आउट ऑफ द मैं कोर्ट? इनकी इनकी और रेस्क्यू होना की भी नहीं बात, चाहिए आउट ऑफ द कोर्ट। मैं जजेस की रेस्क्यू की बात कर रहा हूँ। जजेस और हमारी एजेंसीज का जो कन्फ्लिक्ट है, उसी के लिए सोचा जा रहा है कि वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब इसको एमिकेबली रिजॉल्व करें। पता नहीं, अभी उसका कोई वो रोड मैप तो सामने नहीं आया। अभी तो ये बातें ही हैं। अभी ये कोई रोड मैप सामने आएगा, कोई ऐसी सिचुएशन सामने आएगी तो फिर ही पता चलेगा कि
आउट ऑफ द कोर्ट क्या सेटलमेंट हो सकती है। अब बात यह है कि अब वो 6 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने हाथ लिखा हुआ है, उनमें से काफी जजों के जो हैं वो रेफरेंस भी जो है वो जुडिशल काउंसिल में पड़े हुए हैं, और वो बड़े स्ट्रांग रेफरेंस हैं। अब अगर वो रेफरेंस ही पिक कर लिए जाएं तो 2-3 जज तो वैसे ही फारिग हो जाते हैं। जस्टिस बाबर स्टार जो है, उनके ऊपर ये ग्रीन कार्ड वाला जो इशू है, ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा लेबल लग चुका है, और हर बंदा उस पर बात कर रहा है कि देखें, अब अगर कोई पार्लियामेंटेरियन है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, तो जज, ऐसा जज कैसे जज रह सकता है जिसके पास दूसरे मुल्क का परमानेंट रेजिडेंस हो। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी, क्योंकि अगर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन सकता है। वेरी राइट। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, टाइम हमारा खत्म हो गया और हम इतनी ही बात कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह दोबारा। बहुत शुक्रिया आपका भी माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये तो हो गया। अच्छा, ये मैं ये आपसे ही पूछना